आनंद जी, विपक्ष जो कह रहा है वो अलग है। आप यानी भारतीय जनता पार्टी ऐसे 5 बिंदु बताइए जिसमें आपको लगता हो कि हाँ, जो कहा सो किया, 100 दिन का जो लक्ष्य तय किया था वो ये 5 बिंदु रहे जिनसे ये स्थापित हो जाए कि भाई हमने जो कहा वो किया, वो लक्ष्य प्राप्त किया। आनंद जी। जी, अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। लंबे समय बाद आपके साथ चर्चा का मौका मिला और एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि हमसे पहले भी कई मुसाफिर गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। तो उत्तर प्रदेश ने लंबे समय बाद पिछले 5 वर्ष में एक ऐसी सरकार देखी जिसने वादों नहीं इरादों के साथ उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जनता ने हमें फिर से सेवा का अवसर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कुर्सी संभाली तो 100 दिन का एजेंडा तय किया ताकि इन 100 दिनों में हमारे मंत्री अलग अलग इलाकों में गए, वहां पर उन्होंने भौगोलिक रूप से खुद ही अपनी चीजों को देखा, क्या कमियां हैं, क्या और हमें करना है, उसकी एक रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यक्रम तय किए उन 100 दिनों में वो हमने 130 बिंदु थे हमारे संकल्प पत्र में और बजट में हमने उसमें से 97 के लिए बजटीय प्रावधान किया और उनको आगे बढ़ाने का काम इन 100 दिनों में हमें करना था, जिसे हमने शुरू किया। अब देखिए 100 दिनों में सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आप समझिए, हमने, आप जैसा दिखा भी रहे हैं, हमने माफियाओं से, अपराधियों से 844 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। 100 दिन के अंदर 10,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। 100 दिन के अंदर 84,148 नए रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया है। 100 दिन में 400 रोजगार मेलों के जरिए 48,608 लोगों का चयन किया गया है। 100 दिन के अंदर 12,537 करोड़ लोगों को घर का डिजिटल दस्तावेज, जिसको घरौनी कहते हैं, वो देने का काम किया गया है। 100 दिन में 12,537 करोड़ रुपए का गंडा भुगतान किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आरंभिक तौर पर इतना ही, फिर बहस में दोबारा आएंगे, तब इनकी पड़ताल करेंगे कि भाई क्या हुआ और क्या छूट गया जो 100 दिन में होना चाहिए था। आशीष चतुर्वेदी जी, आपके हिसाब से ये 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है जिसको आज सरकार ने सार्वजनिक किया, समाजवादी पार्टी के हिसाब से आपको क्या कहना है, क्या लगता है? अमिताभ जी, मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत जल्दी ही मेरे ख्याल से सरकार अपनी पीठ पर संभाल रही है। अभी बहुत कुछ उन्हें करना है आने वाले समय में और जब तक मतलब कार्य, जिनकी बातें कही गई या जिनके वादे किए गए या जो अच्छी अच्छी बातें और बड़ी बड़ी बातें करी गई, जब तक आप उनको हासिल ना कर लें उससे पहले अपनी आंकड़ों के दम तक दबाएं, मैं समझता हूँ वो सही नहीं होगा। थोड़ा अभी और करना होगा, उसके बाद अपनी पीठ पर। जी, अंशुमन द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, अभी मैं सुरेंद्र राजपूत जी को तो सुन ही रहा था, उन्होंने अपने लयबद्ध ढंग से एक प्रतिक्रिया दी। 100 दिन में स्वाभाविक है कि 100 दिन में 100 दिन वाले ही काम हो भी सकते हैं, 100 दिन में 5 साल के काम संभव नहीं। और लेकिन जो सरकार ने 100 दिन का एजेंडा तय किया था और आज जो एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, दोनों को कंपेयर करने के बाद आप कांग्रेस को क्या लगता है, क्या स्थिति बनी? जी, अग्निहोत्री साहब लयबद्ध तरीके से तो बिल्कुल इन्होंने 100 दिन की जो, मैं उन्नाव का रहने वाला हूं और मेरे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि खिलाए पिलाए का नाम नहीं, दही मारे बहुत नाम होते हैं। तो पॉजिटिव चीजों पर किसी को अच्छे नंबर देना बड़ा मुश्किल काम होता है।
और मैं पिछले 28 साल से अध्यापक हूँ। मैं एक उदाहरण से बात ये बता पाऊँ तो मैं बता दूंगा कि मैं बच्चों से कहता हूँ आईएएस की राइटिंग में कि आपके नंबर बहुत अच्छे लिखने पर कभी नहीं मिलेंगे, बस आपको चिंता ये करनी है कि खराब बातों के नंबर कटे ना। तो कभी भी इतने बड़े पॉपुलेशन को जब आप एड्रेस कर रहे होते हो तो पॉजिटिव चीजों पर नंबर मिलना बहुत टफ टास्क होता है। निगेटिव चीजें बड़ी जल्दी दिखाई पड़ जाती हैं। जैसे बुलडोजर की तारीफ भी है और इसमें यह भी है कि भाई ये तो ना दलील, ना वकील, ना कुछ भी, लेकिन सीधे कोर्ट और सबका काम कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, इसकी तारीफ भी हो रही है। तो 100 दिन में मुझे लगता है कि हम लोगों की याददाश्त में कभी सरकार ने इस तरीके से इतना एक्टिवली, मेरे ऊपर यदि आरोप ना लगे कि मैं कोई तारीफ कर रहा हूं, मैं इस इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो मैं देखता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया है उसमें कुछ एक आध निगेटिव, हालांकि इस समय ऐसी दुर्घटनाएं भी बहुत सारी हो गई, नूपुर शर्मा का स्टेटमेंट आ गया, इन सबके बावजूद भी एक तो आपने कहा कि जनता का मैंडेट ही ये परफॉर्मेंस को बता देता है। तो इस पिथ ऑफ द जो इतने कोलाहल के बीच में चुनाव हुआ उसमें भी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाना एक बहुत बड़ा वंडर ऑफ द मॉडर्न टाइम कहा जाएगा। और ऐसी जगहों पर चुनाव के रिजल्ट आ गए जहां पर कि इस करंट गवर्नमेंट की जहां सरकारें नहीं थी। दूसरा, इन लोगों ने जो आप देखिए श्रीलंका वगैरह में तो लोग पैसा लेकर के भी दूध और ब्रेड नहीं पा रहे हैं। कोरोना को भारत ने भी झेला है और चुनावी वायदों को चुनाव के बाद भी कंटिन्यू करना और 3 महीने तक लगातार खाना देना इतनी 16 करोड़ पॉपुलेशन को, ये एक बड़ी बात है। और सरकारों का मूल्यांकन सरकारों के सापेक्ष ही करना चाहिए और वर्तमान में भी करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि बीजेपी सरकार का मूल्यांकन अशोक काल से करने लगे, अकबर से करने लगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से करने लगे। हम कंटेम्पररी वर्ल्ड से ही आज जी बिल्कुल, हाँ, वहीं से तुलना होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वहीं से तुलना होनी चाहिए। और दूसरे राजनीतिक दलों के सापेक्ष ही तुलना होनी चाहिए। जी, तो मेरा यही मानना है कि मोटा मोटी मुझे लगता है 60-70% नंबर देने चाहिए सरकार को। मैं अध्यापक के रूप में 60-70% नंबर दे सकता हूं। जी आशीष चतुर्वेदी जी, अरे एक बुनियादी सवाल, मेरा मन बार बार वही अटकता है। बाकी तो अधिकारियों का काम होता है आंकड़े बताते ही हैं, लिखते पढ़ते हैं। एक बात बताइए, जब पहले टेन्योर में अपने भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार, ये गोरखपुर और फूलपुर हारी तो पूरे देश में आप लोगों ने हाहाकार मचाया। कहिए हाँ, मचाया ना भाई, कि भाई बीजेपी खत्म हो गई है जब यहीं हार गई क्या। तो जब आजमगढ़ और रामपुर बीजेपी जीत रही है तो उसी स्पिरिट के साथ उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं आशीष जी? जी निश्चित रूप से सहमत हूं मैं आपकी इस बात से कि यदि कोई एक ऐसी जगह जहां एक राजनीतिक दल बहुत मजबूत माना जाता हो और जब वो राजनीतिक दल उस पृष्ठभूमि पे और उस रणभूमि पे अपनी जो साख है उसको बचा ना पाए, तो निश्चित रूप से या तो उसकी जो पकड़ है वोटरों में या जिस माध्यम से वो चुनाव लड़ रही है पार्टी, उन दोनों में कहीं ना कहीं कमी जरूर है, तभी ऐसा होता है। और ये बदलाव जो है ये है भी बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी हाल ही में वहाँ विधानसभा के चुनाव हुए, आजमगढ़ को लीजिए तो 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी जीतती है और उसके कुछ ही समय बाद वहाँ फिर से चुनाव होता है और एक बहुत छोटे मार्जिन से ही सही लेकिन हार हो जाती है। और इसी तरह रामपुर की भी बात करें, वहाँ पे भी जो है बहुत मजबूत माने जाने वाली स्थिति में फिर से एक धक्का लगता है समाजवादी पार्टी। तो निश्चित रूप से जब मापदंड तो एक ही होगा, अगर भाजपा अपने मजबूत गढ़ पे हार रही है तो ऐसा लगेगा कि भाई उसकी या तो रणनीति गलत हो रही है या वोटरों में उसकी पकड़ कम हो रही है, दोनों में से एक चीज तो है ही है। तो वही चीज समाजवादी पार्टी पे भी निश्चित रूप से लागू होती है, इसमें कोई वो नहीं है कि एक ही रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है।